Hello everyone, I welcome you all on my YouTube channel Deep Brains. Okay, so before I start the class, I would like to say please subscribe my channel and also share and please press the bell icon button. Okay, so today we are going to read a new act, that is Indian Council Act of 1909. इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 आज पढ़ेंगे हम लोग. ओके, सो दिस एक्ट इज़ ऑल्सो नोन एज मार्ले मिंटो रिफॉर्म. इस एक्ट को मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स के नाम से भी जाना जाता है. और मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स के नाम से क्यों जाना जाता है? सो उस समय जो हमारे लॉर्ड मार्ले जो थे वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया थे, एंड हमारे जो मिंटो हैं वो उस समय के द देन वाइस रॉय. मतलब 1909 के टाइम में आपका वाइस रॉय है मिंटो और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है आपके जॉन मार्ले. सो यहाँ से आपके ये दो लाइन से ऑलमोस्ट 3 क्वेश्चन बन गए हैं. ठीक है, फर्स्ट कि आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मार्ले मिंटो रिफॉर्म कब आया था. तो ये आपको पता होना चाहिए कि मार्ले मिंटो रिफॉर्म जो है 1909 में आया है. देन आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1909 के टाइम में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया कौन थे. तो वो हमारे जॉन मार्ले थे. एंड ऑल्सो द नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि उस समय वाइस रॉय ऑफ इंडिया कौन थे. तो वो लॉर्ड मिंटो थे. सो इस तरह से आपके 3 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं. ठीक है, नेक्स्ट है कि इसका फीचर्स. तो फीचर्स को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा इसको हिस्ट्री से रिलेट करके आपको इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बता देती हूँ कि इस समय इंडिया में क्या क्या हो रहा था. ठीक है, तो ये 1909 का टाइम है. 1909 से पहले 1905 में हमारे यहाँ बंगाल विभाजन किया गया था. ठीक है, सो उस समय बहुत सारे इंडियंस जो थे वो बिल्कुल इसके विरुद्ध में आ गए, खड़े हो गए और इन्होंने बाइकआउट मूवमेंट वगैरह चलाया. ठीक है, उसके बाद आप स्वदेशी मूवमेंट चला है. ठीक है, हम लोगों ने पूरा जो भी था उन लोगों के मतलब कपड़े वगैरह या जो भी है उसको हम लोग ने बॉयकॉट किया और अपना जो इंडियंस जो चीज़ें हैं उसको अपनाया. तो ये सारा चीज़ें उस समय हो रहा था. मतलब हम लोगों ने बहुत उस समय तक अब तक इंडियन जो थे जो सप्रेशन में थे वो अब बिल्कुल भी सप्रेशन को झेलने के कगार पे नहीं थे. अब वो फ्यूरियसली जो थे वो ब्रिटिश के अगेंस्ट जा रहे थे. ठीक है, और इस चीज़ से ब्रिटिश जो थे वो धीरे धीरे डरने लगे थे. अब उनको समझ में आने लग गया था कि अब हम लोग इंडिया को ज़्यादा दिन तक सप्रेस करके नहीं रख सकते हैं. ठीक है, और उसी टाइम क्या हुआ कि 1906 के अक्टूबर के टाइम में मुस्लिम लीग के जो लीडर थे आगा खां. ठीक है, वो उस समय हमारे जो देन वाइस रॉय थे उनके पास उनसे मिलने शिमला गए. ठीक है, और उन्होंने वहाँ पे जाकर बात किया सेपरेट इलेक्ट्रॉल का कि हमें अलग से मुस्लिमों के लिए एक सेपरेट इलेक्ट्रॉल चाहिए. और उसी समय हमारे जो मॉडरेट लीडर हुए गोपाल कृष्ण गोखले. ठीक है, कांग्रेस लीडर थे और बहुत ही अच्छे लीडर थे. ये फिर हमारे गए ब्रिटेन और वहाँ जाके इन्होंने हमारे जो उस समय जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे लॉर्ड मार्ले उनसे डिमांड किया कि हमें इंडियंस को पार्टिसिपेशन अलग से गवर्नमेंट बनाने का मतलब चाहिए. ठीक है, हम लोग गवर्नमेंट बनाना चाहते हैं, हम लोग को गवर्नमेंट बनाने का पावर चाहिए. और जिस तरह से और ब्रिटेन के जो और सारे जो कॉलोनीज थे उस जहाँ वहाँ पे जैसे वहाँ के लोगों को फ्रीडम दिया गया था, पावर दिया गया था, वैसे ही इंडियंस को, क्योंकि ये भी एक ब्रिटिश की कॉलोनी है, यहाँ पे भी इंडियंस को उस तरह से फ्रीडम मिलना चाहिए. तो ये सारी घटनाएं घट रही थी. ठीक है, और जो कांग्रेस जो था, ठीक है, वो अब तक बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गया था. ठीक है, एक पावरफुल लीड मतलब एक बनके ये पार्टी बनके ये उभर रहा था. ठीक है, और कांग्रेस का इन्फ्लुएंस जो था वो इंडियंस पे बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा ये इन्फ्लुएंस कर पा रहे थे. कांग्रेस के बहुत अच्छे कांग्रेस के पास एक से एक लीडर थे जो कि बहुत ज़्यादा मोटिवेशन का काम कर रहे थे. सो जो उस समय जो हमारे वॉइस रॉय हुए और उस समय जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हुए उन्होंने सोचा कि इंडियंस को अब अगर कंट्रोल में करना है तो इनको डिवाइड करना होगा. डिवाइड एंड रूल करेंगे तभी इंडियंस को हम लोग सप्रेस कर पाएंगे, इनको अपने कंट्रोल में रख पाएंगे. और इसलिए उन्होंने क्या किया कि सेपरेट इलेक्ट्रॉल जो मुस्लिम लोग का था उसको एक्सेप्ट कर लिया और यहाँ से हमारा पाकिस्तान के लिए जो बीज जो है वो दिया गया. ठीक है, सो नाउ आप देखते हैं इसके क्या क्या फीचर्स हैं. मतलब ये जो एक्ट आया है उसमें इंडियंस को कुछ पावर तो मिले हैं. ठीक है, कुछ बेटर पावर मिले हैं पर उतना नहीं मिला है. और उतना इसको कह सकते हैं कि एक तरह से छाया हम लोग को कोई सामान नहीं दिया गया. कहा भी गया है कि ये जो एक्ट जो है ना वो सिर्फ हम लोग को शैडो है. इट्स गिव द शैडो ऑफ द थिंग्स नॉट दैट सब्सटेंस. ओके, हम लोग को वस्तु नहीं दिया बल्कि उसका छाया दे दिया. मतलब हमको दिखा दिया कि अच्छा ऐसा इलेक्शन हो सकता है, ऐसे फ्रीडम मिल सकते हैं. ठीक है, इस तरह से गवर्नमेंट जो है बन सकता है.
बस हमने छाया दिया, लेकिन गवर्नमेंट बनने नहीं दिया, हमें अपना खुद पे शासन करने का अधिकार नहीं दिया। उनका ही शासन रहा, लेकिन वो बस एक छाया हमें दिखा दिए। सो लेट्स सी वेरी फर्स्ट फीचर इसका क्या है, इट्स कंसिडरेबली इंक्रीज द साइज ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल बोथ सेंट्रल एंड प्रोविंशियल। तो सेंट्रल और प्रोविंशियल लेवल दोनों पे लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है उसके साइज को बढ़ा दिया गया है, ठीक है। द नंबर ऑफ द मेंबर इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल वॉज रेड्यूस्ड फ्रॉम 16 to 60, ठीक है। और जो नंबर जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल में वो 16 से 60 कर दिया गया है। तो अगर आप इसको अभी के टाइम से अगर आप इसको वो करें, ठीक है, तो अभी आप समझिए कि जो हमारा सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो लोकसभा है, ठीक है। कंपेयर अगर हम करते हैं इसको, तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव को हम लोग लोकसभा माने, और जो हमारा प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव है उसको स्टेट लेजिस्लेचर माने। तो अभी भी हमारे सेंटर जो है, सेंटर के पास लोकसभा के पास जो है सीट जो है वो फिक्स है, दैट इज़ 552, ठीक है। उसमें से भी अभी 2 एंग्लो इंडियंस को हटा दिया गया है, तो 550 सीट्स जो है वो हमारे लोकसभा में फिक्स है। तो उस समय कितना किया गया, उस समय 60 किया गया है, ठीक है। और अभी जैसे स्टेट लेजिस्लेचर है, ठीक है, तो हर स्टेट का अपना अपना नंबर्स है, ठीक है। हर स्टेट के लेजिस्लेचर में अलग विधानसभा में अलग अलग नंबर है। जैसे बिहार का अलग है, झारखंड का अलग है, यूपी का अलग है, एमपी से महाराष्ट्र का अपना अलग है। सो कहीं भी एक नंबर नहीं है, सब में डिफरेंट नंबर्स है। तो उसी तरह से उस समय जो प्रोविंशियल काउंसिल है उनके नंबर जो थे वो यूनिफॉर्म नहीं थे, फिक्स नहीं थे। ओके, क्लियर होगा आपको। नेक्स्ट है, it retain official majority in the central legislative council but allow the provincial legislative council to have the non-official majority. Okay, so official majority से क्या समझते हैं? तो official majority का मतलब है जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने अपना जो है मेजॉरिटी सेंटर में रखा। सेंटर में सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंडियंस को अलाउ तो किया, लेकिन उनका नंबर्स जो है अपने नंबर से कम रखा। ओके, बट उन्होंने अलाउ किया कि जो हमारा प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसमें जो नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी है, मतलब जो इंडियंस हैं या फिर जो ब्रिटिशर ऑफिसर्स नहीं हैं, ठीक है, तो उनके नंबर्स हो सकते हैं। लेकिन यहाँ भी इन्होंने एक काम किया जो कि हमारे लिए ख़तरनाक ही साबित हुआ, वो ये किया कि मुस्लिम को अपना इलेक्ट्रॉल दे दिया, मतलब मुस्लिम के लिए सीट रिजर्व कर दिया। फिर उन्होंने कुछ सीट जो थे वो वहाँ के जो ब्रिटिश के बिजनेसमैन इंडिया में थे उनके लिए सीट रिजर्व किया, ज़मींदार के लिए रिजर्व किया, ठीक है, देन यूनिवर्सिटी के लिए रिजर्व किया। तो इस तरह से उन्होंने सीट रिजर्व कर दिया। तो अगर इस तरह से देखा जाए तो नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी में भी जो जनरल के लिए जो सीट बच जाता है वो बहुत कम बच जाता है। सो वो इनडायरेक्टली फिर से यहाँ पे भी उन्हीं की मेजॉरिटी हो जाती है। देन थर्ड आपका है, इट इनलार्ज द डेलिब्रेटिव फंक्शन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल एट बोथ द लेवल्स, ठीक है। ये जो हमारा फंक्शन था लेजिस्लेटिव काउंसिल में, जो फंक्शन जो हम लोग को करते थे उसको भी थोड़ा सा इनलार्ज करता है, थोड़ा सा बढ़ाता है, विस्तृत करता है, हमें थोड़ा ज़्यादा पावर देता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, मेंबर्स वर अलाउड टू आस्क सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस, मूव रेजोल्यूशन ऑन बजट एंड सो ऑन। सो हम लोग को अलाउ किया जाता है कि हम सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ सकते हैं, रेजोल्यूशन मूव कर सकते हैं, बजट पे बात कर सकते हैं, और भी हम लोग डिबेट वगैरह में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और भी बहुत सारा कुछ करवाते हैं। और इस चीज़ का हम लोग को फ़ायदा जो उठाए हैं वो उठाए हमारे गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है, जो मॉडरेट लीडर थे, और भी बहुत सारे लीडर थे, उन्होंने इसका बहुत अच्छे से फ़ायदा उठाया, ठीक है। एक्चुअली अब तक हम लोग को पावर कुछ नियम कानून बनाने का नहीं मिला था, लेकिन हमें बोलने का पावर दिया गया, और इस बोलने के पावर को इसको कैसे यूटिलाइज़ किया जाता है ये हमारे नेता बहुत अच्छे से जानते थे, और उन्होंने बहुत अच्छे से अपना डिमांड रखा और डिबेट किया, ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले ने तो एलिमेंट्री एजुकेशन पे वहाँ पे मतलब लाने का डिमांड किया। देन उन्होंने हमारे जो साउथ अमेरिका में जो इंडियंस थे उन पे जो शोषण किया जा रहा था, उनका एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा था, उसको ख़त्म करने पे करने के लिए डिबेट किया। देन हमारे लेबर्स के रिफॉर्म्स का बात किया। सो उन्होंने बहुत सारे जो मुद्दा था बिहार इंडियंस का जो मुद्दे थे उसको उठाया, और उस पर बहुत हद तक उन्होंने अपने मन का बात रखा, ठीक है। और इंडियंस जो हमारे जो ग्रास रूट तक भी इन सब चीज़ों को पहुंचाने में उनका बहुत ज़्यादा मदद रहा। सो नेक्स्ट है, इट प्रोवाइड फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर द एसोसिएशन ऑफ इंडियंस विद द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वॉइसरॉय एंड गवर्नर। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अगेन आप
यहाँ से हमें एक और पावर मिल रहा है, ठीक है, वो है कि हम एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ गवर्नर और वॉइस रॉ में भी हमारा इंडियंस का जो है वो एंट्री हो रहा है, ठीक है। सो आप अगर इसको अगेन आप अभी के सिनेरियो से अगर ये करते हैं, कंपेयर करते हैं, तो हम अब तक समझिए कि लोकसभा में पहुँच गए थे, लेजिस्लेटिव काउंसिल में हम लोग पहुँच गए थे, लेकिन हम लोग प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में नहीं पहुँचे थे, मंत्री परिषद में नहीं पहुँचे थे, ठीक है। सो यहाँ जो है हम लोग वो मिनिस्ट्री जो है, मिनिस्ट्री ऑफिस, मंत्री परिषद, उसमें पहुँचेंगे, ठीक है। सो अब तक जो लोग सिर्फ लोकसभा में जाके डिबेट करने तक सीमित थे, अब उनको ये अधिकार है कि वो अब नियम कानून जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है वहाँ भी जा सकते हैं और नियम कानून बनाने और उसको कार्यान्वयन करवाने का कार्य में हेल्प कर सकते हैं। सो ये जो फर्स्ट मेंबर थे जो हमारे इंडिया से सिलेक्ट हुए थे वो थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। सो ये अगेन ये क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू बी ज्वाइन द वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल। सो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो है फर्स्ट मेंबर जो कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल को ज्वाइन करते हैं, एंड ही वॉज अपॉइंटेड एज अ लॉ मिनिस्टर, और लॉ मिनिस्टर के तौर पे इनको अपॉइंट किया जाता है, लॉ मेंबर के तौर पे अपॉइंट किया जाता है, ओके। देन नेक्स्ट, it introduced a system of communal representation for Muslim by accepting the concept of separate electoral. Under this, the Muslim members were to be elected only by the Muslim voters. अब मुस्लिम वोटर्स के द्वारा ही मुस्लिम मेंबर्स जो थे वो इलेक्ट हो सकते थे, और उनके लिए अलग नंबर फिक्स किया गया कि इतने नंबर जो है वो मुस्लिम लीडर्स के लिए फिक्स होते हैं, ठीक है। Thus the act legalized communalism and Lord Minto came to be known as the father of communal electoral. Again question, okay, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके हर जगह पूछा जाता है, SSC हो, BPSC हो, UPSC है, या फिर आपके रेलवे हो, NTPC हो, KPS हो, किसी भी एग्जाम में ये क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा जा सकता है कि हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ कम्युनल इलेक्ट्रॉल, ठीक है। कम्युनल इलेक्ट्रॉल के फादर किसे माना जाता है, तो ये आपके आंसर हुए लॉर्ड मिंटो। और क्यों माना जाता है, क्योंकि इन्होंने ये स्टार्ट किया था हमारा 1909 का जो आपका इंडियन काउंसिल एक्ट है उसमें इन्होंने ये स्टार्ट करवाया था, कम्युनलिज्म को लीगलाइज करवाया था, इसीलिए इनको फादर ऑफ कम्युनल इलेक्ट्रॉल कहा जाता है। Then again it also provided for the separate electoral of presidency, corporation, chamber of commerce, university and जमींदार, okay। So अगेन अब तक मैंने आपको बताया था कि ऊपर वाले सेकंड में कि हमारे बहुत सारे अलग अलग ग्रुप के लिए भी हमारा इलेक्ट्रॉल में उनके लिए सीट जो है रिजर्व किया गया था, जैसे कि आपको प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशन के लिए, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लिए, यूनिवर्सिटी के लिए, ज़मींदार्स के लिए, तो इनको भी अपना सेपरेट इलेक्ट्रॉल, तो सिर्फ मुस्लिम को नहीं बल्कि इनको भी एक सेपरेट इलेक्ट्रॉल दिया गया है, ठीक है। किसको तो प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशन को, ठीक है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स को, यूनिवर्सिटी को, ज़मींदार्स को, मतलब ये भी अब अपना मेंबर खड़ा करेंगे और वो जो मेंबर खड़ा होगा वो इलेक्शन लड़ेगा। तो इस तरह से इनके लिए भी नंबर फिक्स किए गए हैं, रिजर्वेशन सिस्टम है, इलेक्शन में जो है वो यहाँ से लाया गया है, ओके। सो इन दिस वे वी हैव सीन द इंडियन काउंसिल एक्ट 1909. In the next video I will deal Indian Council Act 1919, okay। Now at last I like to say, please like, subscribe, share and press the bell icon button of my channel. Thank you, have a nice day.